नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके 12वें चैप्टर परमाणु का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर चलेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रम श्रेणियां। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम सर्वप्रथम चर्चा करेंगे कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। दृश्य स्पेक्ट्रम और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से हम स्पेक्ट्रम को समझेंगे और फिर उसके पश्चात बात करेंगे हाइड्रोजन परमाणु में पाए जाने वाले स्पेक्ट्रम के बारे में। हाइड्रोजन परमाणु के अंदर जो स्पेक्ट्रम पाया जाता है उनके समूह को हम स्पेक्ट्रम श्रेणियां कहते हैं और उन्हें स्पेक्ट्रम श्रेणियों की भी इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखिए, यदि हम तरंगों को, विकिरणों को उनकी आवर्ती या तरंग दैर्ध्य के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कर दें तो उस समूह को, तरंगों के समूह को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि हमारे पास में बहुत सारी तरंगें हैं और यदि उन तरंगों को हम उनके आवर्ती के बढ़ते क्रम या घटते क्रम में या उनके तरंग दैर्ध्य के बढ़ते या घटते क्रम में यदि व्यवस्थित कर दे तो उन तरंगों के समूह को हम स्पेक्ट्रम कहेंगे। अर्थात ये स्पेक्ट्रम का मतलब ये हुआ है कि तरंगों का समूह है जो एक बढ़ती आवृत्ति के क्रम में या घटती आवृत्ति के क्रम में होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम कहेंगे। क्लियर हो जाना चाहिए स्पेक्ट्रम क्या होता है। तरंगों का समूह जो एक आवृत्ति के या तरंग दैर्ध्य के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित होता है स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन क्या है? यदि तरंगों को आवर्ती ले सकते हैं, आवर्ती के स्थान पर हम तरंग दैर्ध्य भी ले सकते हैं, आवर्ती के बढ़ते, यदि तरंगों को आवर्ती के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए, घटते क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो उसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। उसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है, स्पेक्ट्रम कहेंगे। फिर उसके पश्चात हम बात करेंगे दृश्य स्पेक्ट्रम की। दृश्य स्पेक्ट्रम क्या होता है? देखिए, जब कहीं पर भी दृश्य स्पेक्ट्रम की बात आती है इसका मतलब है वहां पर दृश्य प्रकाश हैं और दृश्य प्रकाश 7 अवयवी रंगों से मिलकर बना होता है। यदि उनको आवर्ती या तरंग दैर्ध्य के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कर दें तो उन तरंगों के समूह को हम दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखिए, एक बार सुन लीजिए कि जो दृश्य प्रकाश है उनकी आवर्ती जो उनकी तरंग दैर्ध्य है वो 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है और वो 7 अलग अलग रंगों से मिलकर बनता है। यदि उन रंगों को उनकी आवर्ती या तरंग दैर्ध्य के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कर दें तो उस व्यवस्था को हम दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों के सामने दृश्य स्पेक्ट्रम पुट कर रहा हूं कि दृश्य प्रकाश, जो दृश्य प्रकाश है वो 7 अवयवी रंगों से मिलकर बना होता है। 7 अवयवी रंगों से मिलकर बना होता है, रंगों से मिलकर बना होता है। 7 रंगों से मिलकर दृश्य स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। इन रंगों को
इन रंगों को आवर्ती के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कर दे। आवर्ती के बढ़ते या घटते आवर्ती के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो उसे दृश्य स्पेक्ट्रम कहा जाता है। दृश्य स्पेक्ट्रम कहा जाता है। देखिए, जो दृश्य स्पेक्ट्रम है उसमें जो रंगों का जो क्रम है वो हम आपको बता दें, VIBGYOR के अकॉर्डिंग व्यवस्थित होता है। यह बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। यह है वॉयलेट कलर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। 3800 एंगस्ट्रॉम में इसकी तरंग दैर्घ्य होती है। जैसे जैसे हम इधर जाएंगे जो तरंग दैर्घ्य है वो बढ़ती जाएगी, आवर्ती है वो घटती जाएगी। तो दृश्य स्पेक्ट्रम के अंदर जो दृश्य स्पेक्ट्रम है उसमें जो रंग हैं वो कौन कौन से होंगे? एक सिरे के ऊपर बैंगनी रंग होगा, उसके पश्चात जामुनी रंग होगा, उसके पश्चात नीला, फिर हरा, पीला, नारंगी और अंत में होगा लाल रंग। ये दृश्य स्पेक्ट्रम के अंदर रंगों का क्रम हमने आपको दिखाया है। दृश्य स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं और वो 7 रंग इस क्रम में मौजूद होंगे। VIBGYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर के रूप में। तो हमने इनको क्या किया है, इसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे कम होती है। जैसे जैसे इधर हम चल रहे हैं तो इन रंगों की तरंग दैर्घ्य बढ़ रही है, कंटिन्यूसली बढ़ रही है। और इनको हम यदि आवर्ती के तो घटते क्रम में व्यवस्थित किया है, तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया है, तो इसको हम कहते हैं दृश्य स्पेक्ट्रम। ये केवल स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए मैंने यहां पर दृश्य स्पेक्ट्रम को बताया है। इसी प्रकार से मैं स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए ही विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की बात करता हूं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम आप जो 8th चैप्टर था उसके अंदर पढ़ लिया है, हमने देख लिया है। यहां पर भी देख लीजिए कि दृश्य स्पेक्ट्रम के अंदर 7 रंग होते हैं, जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंदर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम देखिए, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनकी आवर्ती या तरंग दैर्घ्य के बढ़ते घटते क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो उसे हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि जिस प्रकार से जो दृश्य प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, ठीक उसी प्रकार से ही जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है उसमें 7 विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। और यदि उनको हम तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में या आवर्ती के घटते क्रम में व्यवस्थित कर दें तो उसे हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहेंगे। क्लियर? तो देखिए, मैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में जो तरंगों का क्रम है उसके अकॉर्डिंग यहां पर व्यवस्थित करता हूं। सर्वप्रथम मैं पुट कर रहा हूं सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाली तरंग गामा तरंग के पश्चात है अक्ष तरंगें, पराबैंगनी तरंगें, दृश्य तरंगें, उसके पश्चात देखिए अवरक्त तरंगें, फिर है सूक्ष्म तरंगें,
और अंत में हम बात करेंगे इनका जो लास्ट जो पार्ट है वो है रेडियो तरंगें। ये देखिए 7 प्रकार की तरंगों से विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इसमें सबसे जो कम तरंगधैर्घ्य है वो गामा तरंगों की होती है, सबसे ज़्यादा जो तरंगधैर्घ्य है वो रेडियो तरंगों की होती है। और या हम कह सकते हैं कि इनकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा इसकी होगी और सबसे कम आवृत्ति इसकी होगी। तो हमने इनको आवृत्ति के घटते क्रम में व्यवस्थित कर दिया है। देखिए इनको याद रखने का तरीका क्या है, कौन गाएगा, कौन का मतलब हो गया कॉस्मिक किरणें, जो कि इससे ठीक पहले आती। विद्युत चुंबकीय तरंगे गामा तरंगों से स्टार्ट होती है तो गाएगा अक्स यू विल बी इन फ्रंट ऑफ मी। अक्स यू का मतलब अल्ट्रावायलेट, अक्स यू विल विजिबल रेज हो गई है, इन फ्रंट इंफ्रारेड हो गई है, मी इन फ्रंट ऑफ मी, तो मी का मतलब हो गया माइक्रोवेव, रेडियो, जो कि ये एक रटने का तरीका है। सब अपने अपने हिसाब से इनको याद करते हैं, इनका क्रम सीक्वेंस वाइज याद करने का एक तरीका है। क्लियर? तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अंदर गामा तरंगे, फिर अक्स तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, दृश्य तरंगे, अवरक्त तरंगे और सूक्ष्म और अंत में रेडियो तरंगे मौजूद होती है। अब हम बात यहाँ पर करेंगे हाइड्रोजन परमाणु के अंदर पाए जाने वाले स्पेक्ट्रम की। देखिए हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को यहां पर हम समझेंगे क्या होता है। हाइड्रोजन परमाणु के अंदर रेखीय स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा। हाइड्रोजन परमाणु में रेखीय स्पेक्ट्रम, रेखीय स्पेक्ट्रम। देखिए थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु में या अन्य परमाणु में जो स्पेक्ट्रम रेखाएं प्राप्त होती है उनको नहीं समझाया जा सका। बोर मॉडल भी केवल और केवल हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को समझा पाया। तो यहां पर आज हम उसी स्पेक्ट्रम की चर्चा करेंगे। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, बोर ने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। हम ये जानते हैं कि कुछ अनुमत कक्षाएं होती है, अविकिरणी कक्षाएं होती है और उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। विद्यार्थियों, जब किसी परमाणु को हम ऊर्जा देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा पाकर निम्न कक्षाओं से उच्च कक्षाओं में चले जाते हैं और वहां पर अल्प समय के लिए रहते हैं। फिर वो अल्प समय के पश्चात उच्च ऊर्जा स्तरों से उच्च कक्षाओं से निम्न कक्षाओं में संक्रमण करता है और जैसे ही वो उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में संक्रमण करेगा तो उनके ऊर्जा अंतरालों के बराबर जो कक्षाएं हैं, ऊर्जा स्तर हैं, उनके ऊर्जा अंतरालों के बराबर ऊर्जा वाले फोटोनों का उत्सर्जन करते हैं और उन फोटोनों की जो ऊर्जा है, तरंगधैर्घ्य है, वो सतत रूप से न होकर विविक्त रूप से होती है, असतत होती है और उन्हें ही हम हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। पहली बात तो ये समझनी है कि स्पेक्ट्रम क्यों प्राप्त हो रहा है। स्पेक्ट्रम में प्राप्त होने के पीछे है इलेक्ट्रॉन का संक्रमण। इलेक्ट्रॉन का संक्रमण, देखिए मैं आपको हाइड्रोजन परमाणु में रेखीय स्पेक्ट्रम में समझा रहा हूं और आप इसे समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए क्या होता है, फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूले से पहले मैं बात करता हूं यहां पर इलेक्ट्रॉन संक्रमण। इलेक्ट्रॉन संक्रमण क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन संक्रमण का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाना। जैसे ये हमारे पास में एक ऊर्जा स्तर है, एक अन्य ऊर्जा स्तर है और यहां से इलेक्ट्रॉन यदि यहां पर आ रहा है तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन संक्रमण। इसको हम कहते हैं उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर और यह है निम्न ऊर्जा स्तर, निम्न ऊर्जा स्तर। तो इलेक्ट्रॉन का उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आना इलेक्ट्रॉन संक्रमण कहलाता है। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन संक्रमण। यदि इस वाले ऊर्जा स्तर को हम N2V कक्षा कह दें
इस वाले कक्षा को हम n1वीं कक्षा कह दें, तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा स्तर से इस ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो फोटोन का उत्सर्जन करता है जिसकी ऊर्जा h न्यू के इक्वल होती है। उसकी ऊर्जा किसके इक्वल होगी? h न्यू के इक्वल। उत्सर्जित फोटोन की तरंग दैर्ध्य हमने लास्ट वीडियो में देख ली थी, और उस उत्सर्जित फोटोन की जो ऊर्जा है वो देखिए, उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा, तो ऊर्जा को हम h न्यू बराबर En2 माइनस En1 से पुट कर सकते हैं। उत्सर्जित फोटोन की जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या होगी वो भी देख लीजिए। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये तो हमने पढ़ा है बोर की तीसरी परिकल्पना में, और ये जो मैं आगे पुट करने जा रहा हूं वो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। उत्सर्जित फोटोन की तरंग दैर्ध्य, तो उत्सर्जित फोटोन की जो तरंग दैर्ध्य है उसे हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं, 1/λ इक्वल टू जेड स्क्वेयर इंटू आर इंटू में 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। देखिए कि जो फोटोन यहां पर उत्सर्जित होगा उसकी तरंग दैर्ध्य है लैम्बडा, जहां जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु में इलेक्ट्रॉन n2वीं कक्षा से n1वीं कक्षा में संक्रमण कर रहा है। ये जो कैपिटल R है इसको हम रीडबर्ग नियतांक कहते हैं, 1.097 × 10⁷ प्रति मीटर इसकी वैल्यू होती है। तो ये हमने लास्ट टाइम पर पढ़ लिया था। अब देखिए रेखीय स्पेक्ट्रम क्या है और ये हाइड्रोजन परमाणु में रेखीय स्पेक्ट्रम क्या है, इसको एक बार हटाकर फिर हम आप लोगों के सामने रखेंगे। विद्यार्थियों, अब यहां पर हम चर्चा करेंगे हाइड्रोजन में जो रेखीय स्पेक्ट्रम है उसकी। देखिए स्पेक्ट्रम कब प्राप्त होता है? स्पेक्ट्रम का मतलब है ऊर्जा की रेखाएं, ऊर्जा वाले फोटोन। और ऊर्जा वाले फोटोन कब उत्सर्जित होंगे? जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो एक निश्चित ऊर्जा वाले फोटोन का उत्सर्जन करता है, और वहां से जो रेखाएं प्राप्त होती है उनको हम परमाणुीय स्पेक्ट्रम, रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्लियर? तो मैं यहां पर एक हाइड्रोजन परमाणु आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि ये हमारे पास में हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक है, और हाइड्रोजन परमाणु के अंदर हम ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या 1 होती है। यहां पर मैंने 2 ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉन के लिए दिखाए हैं। ये क्या है? हाइड्रोजन परमाणु, और इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा पाकर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर जाता है। तो इस परमाणु को हम उत्तेजित परमाणु कहेंगे, और इस इलेक्ट्रॉन को हम उत्तेजित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्लियर? अब यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी मूल अवस्था में लौटेगा। यहां से जब ये यहां पर आता है, लौटता है, तब इतनी ऊर्जा के बराबर ऊर्जा वाला फोटोन यहां पर उत्सर्जित होता है। ऊर्जा की विकिरण यहां पर उत्सर्जित होती है, और विकिरणों का जो समूह है उसी को ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्लियर? वो आवर्ती के बढ़ते या घटते क्रम में होती है। हालांकि ये जो ऊर्जा है वो सतत रूप से नहीं होती, लगातार नहीं होती, टुकड़ों के रूप में होती है, विभिन्न लाइनें यहां पर प्राप्त होती है, इसलिए इस स्पेक्ट्रम को हम रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहां पर जो ऊर्जा है वो सतत रूप से नहीं होती, क्योंकि यहां से यहां तक ऊर्जा वाले फोटोन ही उत्सर्जित होंगे। हर कोई सी ऊर्जा वाला फोटोन उत्सर्जित नहीं हो सकता। इनके दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर ही ऊर्जा वाला फोटोन ही उत्सर्जित होगा। तो यहां से हमारे पास में एक उत्तेजित परमाणु है, और जब इसमें से फोटोन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। यहां पर ध्यान देंगे कि ये हमारे पास में
ये हमने दिखाया है यहां पर इस तरीके से। ये आ गया हमारे पास में, जो इलेक्ट्रॉन यहां पर था वो यहां से अब यहां पर आ चुका है। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो ये हमारे पास में है हाइड्रोजन परमाणु, इसमें इलेक्ट्रॉन अपने मूल ऊर्जा स्तर में आ चुका है। क्लियर? जब ये मूल ऊर्जा स्तर में आता है तो यहां पर एक फोटोन का उत्सर्जन होता है। साथ में किसका उत्सर्जन होगा? ये हमारे पास में है ऊर्जा फोटोन। ऊर्जा फोटोन है, ऊर्जा के पार्टिकल्स हैं, फोटोन के रूप में बाहर निकलता है। इसे हम कह सकते हैं ऊर्जा की विकिरण। ऊर्जा विकिरण है और दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर इसकी ऊर्जा होती है। फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो E बराबर एच न्यू से पुट की जाती है। E बराबर एच न्यू। ये जो ऊर्जा स्तर है इसको यदि मैं N2वां ऊर्जा स्तर कहूं, इसको N1वां ऊर्जा स्तर कहूं, तो यहां पर जो फोटोन उत्सर्जित होगा उसकी ऊर्जा En2 माइनस En1 के इक्वल होती है। ये मैंने बोर के मॉडल से लिखा है, बोर की तीसरी परिकल्पना से पुट किया है। क्लियर? देखिए ये जो है फोटोन है वो कंटिन्यूअसली ऊर्जा वाले नहीं होते। ये विभिन्न इस प्रकार की रेखाएं हमें प्राप्त होगी। एक रेखा प्राप्त हो गई, फिर एक रेखा प्राप्त हो गई। ये मैं यहां पर तरंगदैर्घ्य का बढ़ता या घटता क्रम लिख रहा हूं, लेम्डा के बढ़ते क्रम में। देखो इसको समझेंगे आप, बढ़ते क्रम में। और इधर मैंने लिखा है न्यू के घटते क्रम में, आवर्ती के घटते क्रम में। अब मेरी बात को सुनना, हमें एक ये फोटोन मिल गया है, इसकी तरंगदैर्घ्य इतनी है, जैसे मैं इसको λ1 कह दूं। एक ये मिल गया है, इसकी तरंगदैर्घ्य λ2 है, एक ये मिल गया है। तो अलग अलग तरंगदैर्घ्य वाले ये जो रेखाएं हैं वो कंटिन्यूअसली नहीं होती, इस तरीके से नहीं होती कि एक के बाद में दूसरी तीसरी इस प्रकार से रेखाएं हो, ऐसा नहीं है। रेखाएं सतत रूप से विद्यमान नहीं होती। एक रेखा मिल गई है, फिर बाद में नहीं मिलेगी, कुछ देर तक फिर मिल गई है, फिर इस तरीके से रेखाएं हमें प्राप्त होती है। तो इस स्पेक्ट्रम को, ये जो रेखाओं का समूह है, विकिरणों का जो समूह है, इसको हमने तरंगदैर्घ्य के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कर दिया है। तो इसे तो हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। हमने तरंगदैर्घ्य के बढ़ते या आवर्ती के घटते क्रम में व्यवस्थित कर दिया, तो इसे कहा जाता है स्पेक्ट्रम। पहले तो इसको क्या कहा जाएगा? स्पेक्ट्रम। फिर देखो इसका नामकरण और आगे बढ़ाते हैं। ये जो स्पेक्ट्रम है वो सतत रूप से प्राप्त नहीं होता, विविक्त रूप से प्राप्त होता है, रेखाओं के समूह के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए इसको हम रेखिल स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसका नाम क्या पड़ गया? रेखिल स्पेक्ट्रम। सतत रूप में न होने की वजह से इसको हम क्या कहेंगे? रेखिल स्पेक्ट्रम कहेंगे। ये एक परमाणुवीय स्पेक्ट्रम होता है। कैसा स्पेक्ट्रम है? परमाणुवीय स्पेक्ट्रम है विद्यार्थियों। क्लियर? कैसा स्पेक्ट्रम है? परमाणुवीय स्पेक्ट्रम है। तो ये देखो मैंने एक डायग्राम से आप लोगों को समझाया है कि हमारे पास में उत्तेजित परमाणु है। उत्तेजित परमाणु भी कब आएगा? जब हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर रहता है, उसको हम ऊर्जा देंगे, यहां से ऊर्जा देंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ऊर्जा पाकर यहां चला जाएगा। अब यहां पर आ गया हमारे पास में, इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं उत्तेजित इलेक्ट्रॉन। उत्तेजित इलेक्ट्रॉन कुछ समय के लिए यहां पर रहेगा और अपनी मूल अवस्था में लौटेगा। जब ये मूल अवस्था में लौटता है तो यहां से ही ये फोटोन उत्सर्जित होगा और फोटोनों का जो समूह है उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, यदि उनको तरंगदैर्घ्य या आवर्ती के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है। तो अब देखिए ये जो स्पेक्ट्रम है वो स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से देखा जाता है। इसमें बारीक रेखाओं का समूह प्राप्त होता है जिसे हम स्पेक्ट्रम श्रेणियां कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम श्रेणियों का मतलब क्या है वो भी समझ लीजिए। स्पेक्ट्रम श्रेणियां स्पेक्ट्रम श्रेणियों का अर्थ यह है कि जब इलेक्ट्रॉन
उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो वहां पर दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा अंतराल के बराबर ऊर्जा वाली विकिरणों का उत्सर्जन होता है, जिसको हम फोटोन कह रहे हैं। अब वो जो फोटोन है उनको हम तरंगदैर्घ्य के या आवृत्ति के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कर दें तो उस समूह को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्लियर। अब जो रेखाओं का समूह होता है, जो विकिरणों की रेखाएं बनाए, यदि हम एक तरीके से व्यवस्थित करें, स्पेक्ट्रम बनाए, तो उस समूह को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम श्रेणियां। तो ये विकिरणों की एक समूह होता है, इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम श्रेणियां। देखो इस तरीके से होगा, जैसे मैंने यहां पर दिखाया, तो इसमें अति सूक्ष्म रेखाएं और होती। ये जैसे मैंने एक समूह दिखाया, ये जो समूह है एक्चुअल में इस प्रकार से है। एक्चुअल में ध्यान देंगे आप, ये इस प्रकार से एक समूह है, ये बहुत सारी रेखाओं से मिलकर बना हुआ है। ऐसे एक समूह है, ऐसे। इसी प्रकार से फिर एक समूह है इस प्रकार से, ऐसे। और फिर एक समूह है इस प्रकार से, ऐसे। ये अलग अलग समूह हमने यहाँ पर दिखाए हैं। तो इनको हम, ये एक विकिरणों का समूह हो गया, तो इसको हम कहते हैं श्रेणियाँ। इसे क्या कहा जाता है? श्रेणियाँ कहा जाता है। और हाइड्रोजन परमाणु में पाई जाने वाली हम श्रेणियों की यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। हाइड्रोजन के अंदर हम 5 श्रेणियों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं, स्पेक्ट्रम श्रेणियाँ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लाइमन श्रेणी, लाइमन, बामर। दूसरी जो श्रेणी है वो है बामर श्रेणी। तीसरी जो श्रेणी है वो है पाश्चन। चौथी है ब्रैकेट। और अंत में हम पढ़ेंगे फुंड श्रेणी। फुंड श्रेणी से उत्सर्जित होने वाली विकिरणों की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा, लाइमन श्रेणी से उत्सर्जित होने वाली विकिरणों की तरंगदैर्घ्य सबसे कम। एक एक करके हम इन सब की चर्चा यहां पर करेंगे। देखिए क्या है, डायग्राम के जरिए भी इनको हम आपको समझाएंगे। अब हम बात करेंगे यहां पर हाइड्रोजन परमाणु में उपस्थित विभिन्न स्पेक्ट्रम श्रेणियां। स्पेक्ट्रम श्रेणियों का मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में संक्रमण करता है तो उत्सर्जित फोटोनों को यदि हम तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति के बढ़ते घटते क्रम में व्यवस्थित कर दें तो उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और जो स्पेक्ट्रम है उनको हम एक रेखाओं के रूप में रिप्रेजेंट करें तो रेखाओं का एक ऐसा समूह जो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग पार्ट्स में बंटा होता है, तो उनको हम अलग अलग श्रेणियों का नाम हमने दिया है। अलग अलग साइंटिस्टों के नाम पर उनका नाम रखा हुआ है। तो देखिए क्या क्या है विभिन्न स्पेक्ट्रम श्रेणियां। ये श्रेणियां हैं 5। हमारे पास में स्पेक्ट्रम श्रेणियां कितनी है? 5 है। कौन कौन सी है? देखिए पहली जो स्पेक्ट्रम श्रेणी है वो है लाइमन, लाइमन श्रेणी। दूसरी जो स्पेक्ट्रम श्रेणी है वो है बामर, बामर श्रेणी। तीसरी जो श्रेणी है वो है पाश्चन। चौथी जो श्रेणी है वो है ब्रैकेट। और 5वीं जो श्रेणी है वो है फुंड श्रेणी। ये 5 श्रेणियां हम हाइड्रोजन परमाणु के अंदर पढ़ने वाले हैं। देखिए किसे कहा जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, जिसे हम उत्तेजित ऊर्जा स्तर कहते हैं, से निम्न ऊर्जा स्तर में, हमारे पास में एक जो ऊर्जा स्तर है वो तो है उत्तेजित ऊर्जा स्तर या उच्च ऊर्जा स्तर। मैं इसको नाम देता हूं उत्तेजित की बजाय उच्च ऊर्जा स्तर। इसको हम N2 से, वह जो निम्न ऊर्जा स्तर है उसको हम N1 से पुट करेंगे। क्लियर? तो यहां पर हाइड्रोजन परमाणु के अंदर जो उत्तेजित ऊर्जा स्तर है, देखिए निम्न वाला ऊर्जा स्तर में पहले पुट कर देता हूं। एक बार फिर से यहां से मिटा रहा हूं मैं।
यहां पर जो निम्न ऊर्जा स्तर है, निम्न ऊर्जा स्तर वो तो है N1, निम्न वाला ऊर्जा स्तर है N1, वह उच्च वाला जो ऊर्जा स्तर है वो है N2। क्लियर। अब देखिए, जब हम बात करें पहली श्रेणी की, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों से पहले ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, तब जो स्पेक्ट्रमी रेखाओं का समूह हमें प्राप्त होता है उसको हम लाइमन श्रेणी कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा है, पहली कक्षा में आ रहा है और दूसरी कक्षा से आ सकता है, तीसरी से आ सकता है, चौथी से आ सकता है। उच्च ऊर्जा स्तरों से पहली कक्षा में यदि संक्रमण करें तो जो स्पेक्ट्रम क्रिएट होता है उसमें जो रेखाओं का समूह मिलता है हमें, उसे हम लाइमन श्रेणी कहते हैं। देखिए, ये हम यहां पर दिखा रहे हैं, पहला ऊर्जा स्तर N1, N बराबर 1, यह है N बराबर 2, N बराबर 3, 4, 5, N बराबर 6, 7, N बराबर 8। तो उच्च ऊर्जा स्तर से जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर आए, पहले ऊर्जा स्तर में यदि संक्रमित हो, तो देखो ये उच्च ऊर्जा स्तर से यदि इलेक्ट्रॉन पहले ऊर्जा स्तर में जब संक्रमित होता है, तब जो फोटोन उत्सर्जित होते हैं तो एक समूह के रूप में हमें मिलेंगे, जिसे हम लाइमन श्रेणी कहते हैं। तो ये जो श्रेणी हमें प्राप्त हुई है यह है लाइमन श्रेणी। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर, ये जो ऊर्जा स्तर है वो पहला ऊर्जा स्तर है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों से यदि इलेक्ट्रॉन पहले ऊर्जा स्तर में आए तो उस श्रेणी को हम लाइमन श्रेणी कहते हैं। उस श्रेणी को क्या कहा जाता है? लाइमन श्रेणी कहा जाता है यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। तो ये जो श्रेणी हमने दिखाई है वो है लाइमन श्रेणी। क्लियर। ये जो लाइमन श्रेणी है वो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में दिखाई पड़ती है। कौन से भाग में दिखाई पड़ेगी? पराबैंगनी भाग में दिखाई पड़ती है। क्लियर। पराबैंगनी भाग में दिखाई पड़ेगी। क्लियर। देखिए, जैसे जैसे हम अगली श्रेणियों की ओर चलेंगे तो उत्सर्जित विकिरणों की जो तरंगदैर्घ्य है वो बढ़ती चली जाएगी। वो इससे आगे वाले स्पेक्ट्रम में अभी इनको समझा देंगे। पहले एक बार ये समझ लीजिए कि स्पेक्ट्रम श्रेणियां कहते किसे हैं। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में, मतलब दूसरे, तीसरे, चौथे या पांचवें ऊर्जा स्तर से पहले में आए ना, तब जो श्रेणी प्राप्त होगी उसको हम लाइमन श्रेणी कहते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो क्या है कि यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर, जैसे हो सकता है तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, छठा हो, उससे यदि दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, कौन से ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर रहा है? दूसरे ऊर्जा स्तर में, तो उस श्रेणी को हम बामर श्रेणी कहते हैं। उस श्रेणी को क्या कहा जाता है? बामर श्रेणी। ये यहां पर है दूसरा ऊर्जा स्तर, और यहां से यदि इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहा है, यहां आ रहा है, इस ऊर्जा स्तर से यहां आ रहा है, इस ऊर्जा स्तर से यहां आ रहा है, दूसरे में आना चाहिए। उच्च ऊर्जा स्तरों से कहां आना चाहिए? दूसरे ऊर्जा स्तर में यदि इलेक्ट्रॉन संक्रमित हो रहा है तो उस श्रेणी को हम बामर श्रेणी कहते हैं। उस श्रेणी को क्या कहा जाता है? बामर। यहां पर ये तो था पहला ऊर्जा स्तर n बराबर 1, यह है n बराबर 2, n बराबर 2। यदि इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, तो उस श्रेणी को हम कहेंगे बामर। इसे हम क्या कहेंगे? बामर श्रेणी कहा जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो प्राप्त स्पेक्ट्रम श्रेणी को हम बामर श्रेणी कहेंगे। क्लियर। फिर हम अगली डेफिनेशन की ओर चलते हैं, पाश्चन श्रेणी। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर, देखो N2 का मान है 4, 5, 6, इस तरीके से वो तीसरे ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उस श्रेणी को हम पाश्चन श्रेणी कहेंगे। इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों से कहां आना चाहिए? तीसरे ऊर्जा स्तर में। ये रहा तीसरा ऊर्जा स्तर, इधर नाभिक है, ये हमने विभिन्न ऊर्जा स्तर दिखाए हैं।
उच्च ऊर्जा स्तरों से इलेक्ट्रॉन यदि तीसरे ऊर्जा स्तर में आ रहे हैं तो इस श्रेणी को हम पाश्चन श्रेणी कहेंगे। ये हमें कौन सी श्रेणी प्राप्त हो चुकी है? पाश्चन श्रेणी। यदि हम यहां पर दिखाएं, ये हमारे पास में पहला, ये दूसरा, ये है तीसरा ऊर्जा स्तर। और यदि अब इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहे हैं, यहां से यहां आ रहे हैं, यहां से यहां आ रहे हैं, यहां आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, तो इस श्रेणी को हम कहते हैं पाश्चन श्रेणी। क्या कहा जाएगा? पाश्चन श्रेणी कहा जाएगा। मतलब समझना इसको क्या मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएंगे तो फोटोन उत्सर्जित करेंगे, ऊर्जा वहां पर उत्सर्जित होगी और उनको हम तरंगधैर्य या आवर्ती के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कर देंगे, तो उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और उस स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा जो समूह होता है उसको हम स्पेक्ट्रम श्रेणियां कहते हैं। क्लियर? अब देखो, ये स्पेक्ट्रम श्रेणियां अलग अलग प्राप्त होती है जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से एक निश्चित ऊर्जा स्तर में कूदता है। उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में कूदता है तो लाइमन श्रेणी, मतलब यहां से फोटोन उत्सर्जित होगा, इसमें से इसमें आएगा तो फोटोन उत्सर्जित होगा, इसमें से इसमें आएगा तो फोटोन उत्सर्जित होगा। यदि इस ऊर्जा स्तर में आ रहे हैं तो जो फोटोनों का जो समूह, मतलब ऊर्जा उत्सर्जित होती है उनका समूह है, उसको हम लाइमन श्रेणी कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? लाइमन। अब जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है तब जो स्पेक्ट्रम की श्रेणी प्राप्त होती है उसको बामर। उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन तीसरे ऊर्जा स्तर में आता है तब उसको पाश्चन। और फिर उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन यदि चौथे ऊर्जा स्तर में संक्रमित हो रहा है, और उच्च ऊर्जा स्तर इसमें क्या हो जाएंगे? पांचवां, छठवां, सातवां, इस तरीके से उच्च ऊर्जा स्तर होंगे, तो उस श्रेणी को हम ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं। उस श्रेणी को क्या कहा जाता है? ब्रैकेट। ये है चौथा ऊर्जा स्तर और उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन यहां आ रहे हैं। क्लियर? तो इस श्रेणी को हम कहते हैं ब्रैकेट श्रेणी। इसको क्या कहा जाता है? ब्रैकेट। और इस डायग्राम में आप देखिए, चौथा ऊर्जा स्तर ये रहा, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जाए, यहां से यहां जाए, यहां से यहां जाए, यहां से यहां जाए, तो ये जो श्रेणी है इसको हम ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? ब्रैकेट श्रेणी कहा जाता है। क्लियर? फिर उसके पश्चात देखिए, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से पांचवें ऊर्जा स्तर में संक्रमण करें, उच्च ऊर्जा स्तर से पांचवें ऊर्जा स्तर में यदि आ जाता है तो उस श्रेणी को हम फुंड श्रेणी कहते हैं। उस श्रेणी को क्या कहा जाएगा? फुंड श्रेणी कहा जाएगा। तो देखिए, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाए, यहां आ जाए या यहां आ जाए, तो ये जो श्रेणी है इसको हम फुंड श्रेणी कहते हैं। क्लियर? तो देखिए, इससे हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर, यहां से यहां पर, यहां से यहां पर, तो ये जो श्रेणी हम दिखा रहे हैं यह है फुंड श्रेणी। कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों से पांचवें ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उस श्रेणी को हम फुंड श्रेणी कहेंगे। क्लियर? अब देखिए विद्यार्थियों, यहां से जब लाइमन श्रेणी बनती है, कब बनेगी? जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों से पहले ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, तब जो फोटोन उत्सर्जित होंगे तो उनकी ऊर्जा होगी, उनकी तरंगधैर्य होगी, तो उनकी जो ऊर्जा तरंगधैर्य है वो पराबैंगनी किरणों के समान प्राप्त हो सकती है। कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन पहले ऊर्जा स्तर में आ रहा है। देखो, एक बार इस चीज इनको भी समझना कि लाइमन श्रेणी में जो फोटोन उत्सर्जित हो रहे हैं, देखो लाइमन श्रेणी का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों से पहले ऊर्जा स्तर में, तब फोटोन उत्सर्जित होंगे। अब जो फोटोन उत्सर्जित होंगे तो उनकी ऊर्जा पराबैंगनी तरंगों के बराबर होती है। लाइमन श्रेणी पराबैंगनी भाग में दिखाई पड़ता है। जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है उसके पराबैंगनी भाग में ये श्रेणी प्राप्त होने वाली है। फिर उसके पश्चात जो बामर श्रेणी है वो दृश्य भाग में दिखाई पड़ती है। कौन से भाग में दिखाई पड़ेगी? दृश्य भाग में। तो यहां की जो तरंगधैर्य है वो कम, जैसे ही हम बामर श्रेणी में पहुंचे, अर्थात जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो दृश्य प्रकाश की तरंगधैर्य के बराबर ऊर्जा वाले फोटोन उत्सर्जित होंगे। क्लियर? फिर पाश्चन श्रेणी के अंदर
अवरक्त तरंगों की तरंगधैर्घ्य के तुल्य पाषाण श्रेणी के अंदर इसमें भी अवरक्त तरंगों के बराबर ही तरंगधैर्घ्य वाले फोटोन उत्सर्जित होंगे। क्लियर। हालांकि ऊपर से जब नीचे चलेंगे तो उत्सर्जित फोटोनों की तरंगधैर्घ्य बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ है कि फुंड श्रेणी से जो फोटोन उत्सर्जित होते हैं उनकी तरंगधैर्घ्य सबसे ज्यादा, ब्रैकेट श्रेणी से उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की तरंगधैर्घ्य उससे कम, फिर पाषाण में उससे और कम। ये लैम्ब्डा मैंने लिखा है पाषाण श्रेणी के लिए, फिर लैम्ब्डा लिखा है हमने बामर श्रेणी के लिए, और सबसे कम जो तरंगधैर्घ्य है वो हमारे पास में होती है लाइमन श्रेणी की। क्लियर। इसको भी आप समझ लीजिए। क्लियर। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने समझा स्पेक्ट्रम क्या होता है, विभिन्न स्पेक्ट्रम श्रेणियों के बारे में हमने पढ़ा। यदि आप इस टॉपिक के इस चैप्टर के हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर आप सिर्फ व्हाट्सएप करें, क्लास लिख देंगे, आप व्हाट्सएप कर दीजिए तो आपको हस्तलिखित नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। 9460239358 नोट्स प्राप्त करने के लिए आप इन नंबरों पर हस्तलिखित नोट्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। क्लास लिख दीजिए, थोड़ा वेट करेंगे तो आपको हस्तलिखित नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।